हेलो एवरीवन। आज हम जो क्लास 10th का चैप्टर 4 है ना, उसका पार्ट 2 करेंगे। मेजर क्रॉप्स। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices। तो इसके अंदर ये बता रखा है कि जो हमारी कंट्री के अंदर बहुत टाइप की मतलब फूड क्रॉप भी होती है, नॉन फूड क्रॉप जो ग्रो करी जाती है, जो कि डिपेंड करता है वहाँ की सोयल पे, किस टाइप की सोयल है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है और कल्टीवेशन वो किस टाइप से करते हैं उसके ऊपर। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseed, cotton and jute, etc. फर्स्ट जो क्रॉप आती है वो है राइस। राइस है वो एक स्टेपल जो फूड है, क्रॉप है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं वर्ल्ड के अंदर। ये खरीफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अबव, और इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए इसको अबव 100 सेंटीमीटर इन द। और ये जो जहाँ पे कम रेनफॉल होती है ना, वहाँ पे ये इरिगेशन की हेल्प से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये एरिया है जो राइस का है। तो मेजर एरिया तो ये हो गया जो बिहार, झारखंड, ये उड़ीसा साइड का, और जो माइनर हो गया हरियाणा, पंजाब, यूपी, इस साइड का जो माइनर एरिया है। राइस है वो जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ के जो प्लेन एरिया है और नॉर्थ ईस्टर्न है वहाँ पे होता है, कोस्टल एरियाज पे में भी होता है और डेल्टिक रीजन में भी होता है। और डेवलपमेंट ऑफ dense network of canal irrigation and tube-wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall। तो इरिगेशन और ट्यूबवेल की मदद से ना अब जो जहाँ पे पहले राइस नहीं ग्रो करते थे, मतलब कल्टीवेट नहीं किए जाते थे, अब वहाँ भी करने शुरू हो गया। जैसे जो एरिया है वो है पंजाब हो गया, जैसे हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और कोई पार्ट ऑफ राजस्थान। जो हमारा नेक्स्ट क्रॉप है वो है वीट। दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप वो होती है कि जो मतलब कि हम ग्रास को ग्रो करते हैं उसकी फूड ग्रेन को लेने के लिए, मतलब एज हम कंज्यूम करने के लिए उसकी ग्रेन को। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो ये एक मेन फूड है मतलब खाने के लिए, जिसको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं। दिस रबी क्रॉप, ये एक रबी क्रॉप है। इसको ना ठंडा जो वेदर चाहिए और जो ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ रिपनिंग, जब इसकी कटाई हो जाए। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको। और दो इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे ये ग्रो करी जाती है। पहला तो है गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, यहाँ पे है। और जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान। फिर नेक्स्ट अपनी जो आती है वो है माइलेट्स। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट माइलेट ग्रोन इन इंडिया, though these are known as coarse grain, they have very high nutrition value। coarse grain होता है मतलब जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है हम खाए तो। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड roughage। Jawar is the third most important food crop with respect to area and production। Second जो most important food है, it is a rain-fed crop mostly grown in moist area which hardly need irrigation। जो ये मोस्टली मतलब कि जहाँ पे रेन ज़्यादा और मतलब कि जो मॉइस्ट एरिया होता है वहाँ पे ये ज़्यादा होती है,
और मतलब कि इसको इरिगेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे रेन ज़्यादा होना वहीं होती है ये। और जो इसके एरिया हैं ज्वार के, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट जो है बाजरा। बाजरा है वो सैंडी सॉइल पे होता है या शैलो ब्लैक सॉइल है ना, उसके ऊपर किया जाता है। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, मतलब सूखा जो एरिया होता है ना, वहाँ पे रागी होती है। एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है माइज। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, मतलब दोनों टाइप में यूज़ होता है, खाने के लिए भी और इसको हम फॉडर के रूप में भी यूज़ करते हैं। ये खरीफ जो क्रॉप है, इसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल पे भी ग्रो कर सकती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, माइज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। तो बिहार जैसे स्टेट है, वहाँ पे ये रबी सीजन में भी ग्रो करी जाती है। Use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizer and irrigation have contributed to the increasing production of maize. तो हम जो HYV seeds हो गए, फर्टिलाइज़र जो केमिकल हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से हम इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत बड़े, मतलब कि अब इसके प्रोडक्शन मतलब बढ़ गई इन चीज़ों की वजह से। मेजर माइज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, एमपी, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। मेजर जो एरियाज हैं वीट के, वो ये हैं पंजाब हो गया, हरियाणा, यूपी का पार्ट, एमपी। पल्सेस। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं प्रोड्यूस करने में भी और कंज्यूम करने में भी। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। जो वेजिटेरियन होते हैं ना, उनके लिए एक सबसे अहम जो सोर्स है प्रोटीन लेने गेन करने का। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। तो मतलब ये पल्सेस है ना, दाल है ना, वो हमारे इंडिया में होती है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। जो पल्सेस है ना, उनको मतलब कम मॉइस्चर में भी और सूखी जो कंडीशन रहेगी तो भी ये ग्रो कर जाएगी। Being leguminous crop, all these crop except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. तो जो ये एक लेगुमिनस क्रॉप होती है, मतलब जो कि सोइल की फर्टिलिटी को गेन करने में हेल्प करती है। Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. तो इसकी वजह से इनको ना दूसरी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में किया जाता है, मतलब ग्रो किया जाता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। फिर पहला है शुगर केन। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए इसको 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर के बीच में। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्टिंग। मतलब इसको ना जो ये अलग अलग बहुत सारी सोयल में ग्रो कर सकता है और इसको लेबर की ज़रूरत पड़ती है इसकी बुआई से लेके इसकी कटाई तक। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। जो इंडिया है वो सेकंड है ब्राज़ील के बाद में इसकी प्रोडक्शन करने में। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांड, शेरी एंड
Molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and Haryana. फिर आता है oil seed. In 2018, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. 2018 में जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट था, मतलब हम सेकंड नंबर पे थे वर्ल्ड में चाइना के बाद इस ग्राउंडनट की प्रोडक्शन में. In rapeseed production, India was the third largest producer in the world after Canada and China in 2018. Different oilseeds are grown covering approximately 12% of the total crop area of the country. मतलब 12% एरिया में ही होता है. जो मेन है oil seed produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soyabean, castor seeds, cottonseed, linseed and sunflower. Most of these are edible and used as cooking medium. मतलब कि बहुत सारी तो मोस्टली तो खाने वाली होती है और हम इसको कुकिंग में यूज़ करते हैं. However, some these are also used as raw material in production of soap, cosmetic and ointment. बहुत सारों का यूज़ हम साबुन बनाने में, जो कॉस्मेटिक हो गया, मेडिसिन बनाने में, उनमें भी यूज़ होता है. ग्राउंडनट है वो एक खरीफ क्रॉप है and account for about half of the major oilseed produced in the country. तो मेजर जो oilseed प्रोड्यूस होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट होती है. गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2019-20. गुजरात फर्स्ट नंबर पे था, उसके बाद राजस्थान, फिर तमिलनाडु. Linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in north and rabi crop in the south India. Castor seed is grown both as rabi and kharif crop. तो castor seed है उसको हम रबी और खरीफ क्रॉप दोनों में इंक्लूड करते हैं. Tea cultivation is an example of plantation agriculture. It is also an important beverage crop introduced in India initially by the Britishers ने करी थी as a beverage crop. Today most of the tea plantation are owned by Indians. The tea plant grow well in tropical, subtropical climate endowed with deep and fertile, well-drained soil rich in humus and organic matter. तो ये ट्रॉपिकल जो एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया है ना, वहाँ पे होती है जो जहाँ पे सॉइल में ह्यूमस भी होनी चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए. टी bushes रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर. इनको फ्रोस्ट फ्री जो क्लाइमेट चाहिए होता है. फ्रीक्वेंट शोवर evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. और जो मतलब कि लगातार जो शोवर्स आते हैं ना, उनकी वजह से इनकी जो लीव्स की ग्रोथ होती है. टी है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. इसके अंदर इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. टी इज processed within the tea garden to restore its freshness. Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. और इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है. In 2018, India was the second largest producer of tea after China. चाइना के बाद में हम सेकंड प्रोड्यूसर हैं. नेक्स्ट आता है कॉफ़ी. इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. इंडिया की जो कॉफ़ी उसकी गुड क्वालिटी है. द अरेबिक वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री. तो जो अरेबिक जो वैरायटी है ना, वो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस करी जाती है, जो हम येमेन से करते हैं, लाए थे मतलब. दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब इसकी जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है. इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु.
नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। In 2018, India was second largest producer of fruit and vegetable in the world after China. चाइना के बाद हम सेकंड है. India is a producer of tropical as well as temperate fruit. Mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, UP and West Bengal. Orange है वो नागपुर, चेरापूंजी. बनाना है वो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में. लीची एंड गुआवा यूपी और बिहार में. पाइनएप्पल मेघालय में. ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में. तेलंगाना महाराष्ट्र में. एप्पल, पियर, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल आर इन ग्रेट डिमांड इन वर्ल्ड ओवर. मैं पूरे वर्ल्ड में इनकी डिमांड है. India is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. Non-food crops आते हैं अभी. First है rubber. It is an equatorial crop but under special condition it is also grown in tropical and subtropical area. ये है तो इक्वेटोरियल क्रॉप पर इरिगेशन और कुछ स्पेशल कंडीशन की वजह से इसको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं. इसको जो मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर. टेम्परेचर इसको चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस के अबव. रबर है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है जो ये मेनली ग्रो होता है केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय. नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप. कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. फर्स्ट जो 3 है वो तो हम सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं और जो बाद वाली जो नेचुरल सिल्क है ना वो हम कोकून होता है ना ऑफ द सिल्क वॉर्म फीड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी. इससे हमें मिलता है. रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर. तो जो हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं. नेक्स्ट आता है कॉटन. इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन प्लांट के लिए. कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन है जो एक मेन रॉ मटेरियल है जो कॉटन जो उद्योग है उनके लिए. इन 2017 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हम सेकेंड है. कॉटन ग्रो वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डिकन प्लेट्यू. जो ब्लैक जो सॉइल है ना डिकन जो प्लेट्यू का एरिया वहाँ पे ज़्यादा होती है ये. इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन. मतलब इसको टेम्परेचर हाई चाहिए और रेनफॉल थोड़ी चाहिए, इरिगेशन भी कम ही चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर. ये एक खरीफ क्रॉप है और इसको 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी. नेक्स्ट है जूट. इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर. गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को. जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सोयल इन द फ्लड प्लेन वेयर सोयल आर रिन्यूड एवरी ईयर. तो जहाँ पे सोयल है ना वो हर साल रिन्यू होती है ना वहाँ पे ये ज़्यादा होती है. हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. जिसको हाई टेम्परेचर चाहिए इसकी ग्रोथ के टाइम में. वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. It is used in making gunny bags, mat, rope, yarn, carpet and other artifact. फिर आता है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन और रिफॉर्म्स. It was mentioned in the previous page that agriculture has been practiced in India for thousands of years. तो हमने ये पढ़ा कि इन एग्रीकल्चर है हम उसको बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं. Sustain use of land without compatible
techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. In spite, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके आने की वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारी मतलब डेवलपमेंट हुई है, पर बहुत सारे पार्ट ऐसे भी है जहाँ पे अभी भी मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वैसे वैसे हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से और 60% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की सोचा, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल, जैसे कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, तो ये सारे रिफॉर्म्स लाए थे। और हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो भी लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ही बेस्ड था जो लाए थे। तो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स तो गवर्नमेंट ने शुरू किए थे पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जैसे एक और रिफॉर्म भी आया था एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जो था 1960s और 70s में आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन। इसने बहुत सारी जो मतलब कि इम्प्रूवमेंट तो करी थी एग्रीकल्चर में, पर सेलेक्टेड एरिया में ही करी थी। फिर उसके बाद 1980s और 1990 में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, जो कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों रिफॉर्म्स लाया था। इसके अंदर प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, cooperative society, bank for providing loan facilities to the farmer at lower rate of interest were some important step in this direction. फिर next step था किसान क्रेडिट कार्ड, personal accident insurance scheme or some other scheme introduced by the government of India for the benefit of farmer. फिर एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम्स थे वो भी इंट्रोड्यूस करे रेडियो पे और टेलीविज़न में, और जो गवर्नमेंट ने मिनिमम स्पॉट प्राइस जो पॉलिसी थी, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर एंड मिडलमैन, कि भाई उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, इसके लिए ये पॉलिसीज बनाई गई थी। फिर आता है भूदान ग्रामदान। ये है महात्मा गांधी ने ना विनोबा भावे थे ना उनको खुद का स्पिरिचुअल जो हायर डिक्लेयर किया था। He also participated in सत्याग्रह as one of the foremost सत्याग्रही। उसने विनोबा भावे ने जो सत्याग्रह में भी पार्ट लिया था। He was one of the votaries of Gandhi concept of ग्राम स्वराज, मतलब कि ये जो ग्राम स्वराज के स्पॉट में थे गांधी के जो कॉन्सेप्ट था। आफ्टर जो गांधी के बाद में विनोबा भावे ने जो एक पद यात्रा करी थी ताकि वो गांधी जी के व्यूज़ है वो कंट्री में स्प्रेड कर सके। एक बार वो अपना जो स्पीच है ना, लेक्चर, वो डिलीवर करे थे पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में। फिर ना जो कुछ जो पुअर लैंडलेस जो विलेजर्स थे ना, उन्होंने कुछ लैंड की डिमांड करी खुद की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने के लिए। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम, उन्होंने प्रॉमिस तो नहीं किया कि भाई प्रॉमिस नहीं किया इमीडिएटली देने के लिए, बट उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे और प्रोविज़न करेंगे लैंड का एक कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर। फिर सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकड़ ऑफ लैंड टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 18 लैंडलेस विलेजर। फिर जो एक श्री रामचंद्र रेड्डी थे वो उठ के उन्होंने 80 जो एकड़ जो लैंड है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करके और जो 80 लैंडलेस विलेजर्स थे ना उनको दे दिया। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान, इसको भूदान बोला गया। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड his ideas widely all over India। उसके बाद उन्होंने अपना जो आइडिया है उसको हर जगह फैलाने के लिए गए। वो some जमींदार ओनर ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस, तो बहुत सारे जो जमींदार थे उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट किया। इट वॉज नोन एज ग्रामदान।
इसको हम बोलेंगे ग्रामदान. However, many landowners choose to provide some part of their land to poor farmers due to the fear of land ceiling. This Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is known as the Bloodless Revolution. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.